हाय स्टूडेंट, विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर हम आपके लिए 10th क्लास की जो गणित है उसके क्वेश्चन बताते हैं और उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो आपका त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति के अंदर ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आपको बता रहे थे और सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना बता रहे थे। कल भी आपको एक क्वेश्चन 2014 वाला दूरी और ऊंचाई से संबंधित बताया था, मीनार वाला, टावर वाला, मकान वाला, और एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बताया था। आज आपके लिए हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित बहुत ही एक रोचक और अच्छा लगने वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पतंग से संबंधित है। एक कटी पतंग का क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो, क्वेश्चन है एक 30 मीटर ऊंची कटी पतंग उड़ती हुई, 30 मीटर ऊंची का मतलब जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती हुई मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। या मेरी तरफ आती है। तो हम कोण ले लेते हैं इनके। 30 मीटर ऊंची कटी पतंग उड़ती हुई मेरी तरफ आती है तो मेरी आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। कटी हुई पतंग उड़ती हुई आ रही है मेरी तरफ समान ऊंचाई पर, 30 जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इस प्रकार से मेरी तरफ आ रही है। यदि मेरी लंबाई 1.5 मीटर हो तो कटी पतंग द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। कटी पतंग द्वारा तय दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बन गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इसको अच्छी तरह से समझोगे तब आएगा ये समझ में। आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ अच्छी तरह से। एक कटी पतंग थी जिसकी डोर कट गई थी और वो उड़ती हुई समान ऊंचाई पर मेरी तरफ आ रही है। मैं ज़मीन पर एक जगह स्थिर खड़ा हूँ और उस कटी पतंग को देख रहा हूँ। जब मैं पहले इसको देखता हूँ तो मेरी आँख से उसका उन्नयन जो कोण है वो 30 डिग्री बनता है, लेकिन वो उड़ती हुई आ रही है समान ऊंचाई पर। तो कुछ देर बाद आँख से उस कटी पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन जाता है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री जब कोण बना तो उसने दूरी तय की, तभी ऐसा हुआ, पास में आई। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो दूरी उसने तय की वो दूरी कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा सा डायग्राम चित्र बनाना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ। देखिए, ये मान लेते हैं पतंग है जो जमीन से 30 मीटर ऊंचाई पर क्या है, उड़ रही है, कटी हुई पतंग है। ये
प्रारंभ में यहाँ पर उड़ रही है, या यहाँ पर ले लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। पहले ये कटी पतंग यहाँ पर उड़ रही थी, ये स्थिति थी जब मैं इसको पहले देखता हूँ। तो यहाँ से इस स्थिति से उड़कर मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी। ये समतल जमीन है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अर्थात इस कटी पतंग की ऊंचाई थी जमीन से 30 मीटर। 30 मीटर की ऊंचाई पर ये वहाँ पर उड़ रही थी। मैं यहाँ पर खड़ा था, मान लेते हैं ये मेरी स्थिति है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उस पतंग को यहाँ से खड़ा खड़ा देख रहा हूँ जो उड़ती हुई मेरी तरफ आ रही है। ये मान लेते हैं मेरी आँख है। यहाँ से जब मैं पहले उस पतंग को देखता हूँ ऐसे, तो ये क्षैतिज रेखा बना देता हूँ, क्योंकि जहाँ पर देखा जाता है वहाँ पर क्षैतिज रेखा होती है। तो ये आँख से क्षैतिज रेखा ये हो गई। ये मेरी ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो ये हर जगह 1.5 मीटर ही रहेगी क्योंकि बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पर भी ये 1.5 मीटर हुई। यहाँ से इस आँख से ये जो कोण है यहाँ पर क्षितिज के साथ, ये कोण बन रहा था पहले 30 डिग्री। प्रारंभ में जब मैं इसको देख रहा था तो ये कितना बन रहा था 30 डिग्री, लेकिन ये पतंग उड़ती उड़ती अब यहाँ पर आ गई और ये वही ऊंचाई जैसे वहाँ पर 30 मीटर थी तो यहाँ पर भी 30 मीटर, तो यहाँ पर भी ये 1.5 मीटर की ऊंचाई रहेगी। और ये जो कोण था 30 डिग्री वो यहाँ पर आने के बाद कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ये बन गया 60 डिग्री जबकि पहले 30 डिग्री था। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज बन गए, ट्रायंगल बन गए। देखो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पतंग की कटी पतंग की ऊंचाई थी 30 मीटर, जमीन से 30 मीटर ऊंचा था, लेकिन यहाँ पर ये 1.5 मीटर मेरी ऊंचाई है। ये अगर मैं कम कर दूं तो इससे ऊपर वाली जो ऊंचाई है वो बचती है 28.5। सीधी सी बात है, 30 में से हम 1.5 मीटर कम कर देंगे तो ये ऊंचाई बच जाएगी 28.5 मीटर। और यहाँ पर ये कोण है 30 डिग्री। तो एक प्रकार से ये जो त्रिभुज है, जैसे मैं इसका नाम दे दूं एन, ये आर और ये बी बिंदु है और ये के है, ये पी है, और मान लेते हैं ये एक्स, ये वाई और ये जेड नाम दे दिए। तो जो एन आर और बी त्रिभुज बन रहा है ये एक प्रकार से समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर ये रेखा, ये माप यहाँ पर हमारे पास है क्योंकि 30 मीटर में से 1.5 मीटर नीचे वाला कम कर देते हैं तो 28.5 मीटर आता है। और ये कोण भी दिया हुआ है 30 डिग्री का। इसका मतलब इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम ये आधार रेखा आराम से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि एक भुजा दी हुई है 28.5 मीटर और एक कोण दिया हुआ है। तो भुजा और इस कोण का अनुपात लगाकर हम यहाँ पर ये आधार रेखा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम त्रिभुज इसके पी बी जो यहाँ पर नाम दे रखा है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर भी लंब रेखा 28.5 मीटर है क्योंकि जो इतनी थी वो की वही यहाँ पर है, दूरी बिल्कुल समान है। और इस समकोण त्रिभुज के अंदर कोण बन रहा है 60 डिग्री का। 30 की बजाय कितना हो गया बढ़कर 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी एक कोण और एक लंब रेखा दी हुई है तो ये आधार भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो पीबी रेखा हम ज्ञात कर लेंगे। आर बी रेखा पूरी में से अगर हम पीबी रेखा घटा देंगे तो ये पी आर रेखा जो है वो आ जाएगी और यही है इस पतंग के द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये वाई जेड या फिर पी आर रेखा हम ज्ञात करेंगे। तो ये ज्ञात करना है हमें कितनी है। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों समकोण त्रिभुजों को, एक तो त्रिभुज एन आर और बी और एक है के पी बी, इनको यहाँ पर बना लेते हैं अलग से। देखिए ये है एन बिंदु और यहाँ पर ले लेते हैं आर बिंदु और ये पूरी रेखा आधार रेखा हो गई जो बी तक जा रही है। ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसका ये कोण था 30 डिग्री और ये थी 28.5 मीटर
और यहाँ पर ये जो पतंग थी वो उड़ रही है। यहाँ पर आँख है और आँख से ये उन्नयन कोण, उन्नति करता हुआ कोण उन्नयन कोण होता है जो 30 डिग्री बन रहा है। और एक समकोण त्रिभुज ये ले लेते हैं, उसके बाद वाला जब वो आगे चल कर आती है तो ये ले लिया, और इससे ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का, के पी बी। तो ये है के पी और ये है बी। वही ये के पी जो है ये भी 28.5 मीटर है। वैसे के वैसे ही जो इतनी थी यहाँ पर वही यहाँ पर है। यहाँ पर कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम बीपी रेखा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये चित्र डायग्राम आपके चित्र समझ में आ गया होगा और ये चित्र बनाकर ही आपको हल करना है। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये दो समकोण त्रिभुज है, एक तो NRB और एक दूसरा पहला या कोई सा भी मान लो KPB। दो समकोण त्रिभुज हो गए। इन दोनों के अंदर हमें एक एक भुजा दी हुई है। इसमें भी लंब रेखा, कोण 60 डिग्री है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब रेखा है 60। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये लंब रेखा, ये आधार रेखा और ये करण है। ये यहाँ पर करण, ये आधार, क्यों? क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब जो दे रखा है 28.5 मीटर। देखो 28.5 मीटर है, ये 28.5 मीटर, और यहाँ पर भी 28.5 मीटर, ये भी 28.5 मीटर है। तो यहाँ पर दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर लंब रेखाएं यहाँ पर दी हुई है और आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का अनुपात हमें यहाँ पर काम में लेना है। और लंब और आधार का अनुपात किस में पाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। LAL बटे वे के ए साइन कॉस टेन। टेन में देखिए लंब अनुपात आधार है और कोट के अंदर भी आधार अनुपात लंब होता है। तो लंब और आधार या आधार और लंब का अनुपात टेन में या कोट में पाया जाता है। तो हम यहाँ पर टेन या कोट का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे और इस प्रश्न को सरल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लंब दिया हुआ है और आधार ज्ञात करना है और लंब और आधार का अनुपात टेन में होता है या कोट में होता है। तो मैं टेन ले लेता हूँ। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज NRB ले लेता हूँ मैं। देखिए समकोण त्रिभुज NRB, इसमें कौन सा अनुपात लेना है? 6 अनुपातों में से सिर्फ टेन का ही लेना है। या बात ध्यान से समझ लेना, साइन को, कोस को, सेक को और कोसेक को मैंने क्यों नहीं लिया, क्यों छोड़ दिया, टेन या कोट ही क्यों ले रहा हूं? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लंब और आधार का अनुपात सिर्फ टेन में ही पाया जाता है। तो टेन लेता हूं। अब टेन कितना डिग्री लें? तो आपने जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर डिग्री देख लो, मान देख लो, या जो आपने चित्र बनाया है उसके अंदर डिग्री मान देख लो। कितना डिग्री मान है यहाँ पर? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर, अब ये टेन 30 डिग्री कितना होता है? आपको त्रिकोणमिति के अनुपातों वाली जो सारणी है उसमें मिलेगा, जो मैंने आपको पहले अच्छी तरह से 5-4 जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर स्पष्ट कर दिया कि त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी कैसे तैयार की जाती है। तो वो आप या तो याद हो तो डायरेक्ट लिख दो, अन्यथा आप सारणी बनाकर मान निकाल सकते हो। और सारणी याद करना ही जरूरी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी जानकारी त्रिकोणमिति की वो भी आपको याद होना जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार वो सारणी आपको बताता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा त्रिकोणमिति का ज्ञान छुपा हुआ है। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब टेन का अनुपात जोड़ेंगे हम। टेन का अनुपात होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, L का मतलब लंब और A का मतलब आधार, और ये हो गया 1/√3। अब लंब और आधार का जो माप है इसके अंदर वो रख देते हैं हम। तो यहाँ पर लंब 28.5 मीटर, ध्यान देना 28.5 मीटर कैसे आया? क्वेश्चन के अंदर 30 मीटर दे रखा था, लेकिन आपको पता है कि 1.5 मीटर जो ऊंचाई है मेरी, ये तो मैं कम कर देता हूँ। मेरे से ऊपर वाली जो ऊंचाई है पतंग की वो 28.5 मीटर बची, पूरी थी 30 मीटर। 30 मीटर में 1.5 मीटर में कम कर देता हूँ तो उसके ऊपर वाली बच गई 28.5 मीटर। तो ये 28.5 मीटर लंब रेखा है। तो लंब है 28.5
5 मीटर और बटे हुए आधार RB है जो हमें ज्ञात करना है। तो ये RB रख देता हूँ मैं, RB बुझा बराबर 1/√3। अब हम वज्र गुणा करते हैं ऐसे, तो RB 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये RB एकम RB बराबर 28.5 गुणा √3, तो ये 28.5 गुणा √3 मीटर। ये आ गया आधार इस बड़े समकोण त्रिभुज में जिसका कोण 30 डिग्री है, जिनका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ये हो गया यहाँ पर 28.5 √3 मीटर माप आ गया ये आधार। अब देखिए आपको मैंने अभी बताया कि अगर हम ये पूरा आधार ज्ञात करके उसमें यहाँ से यहाँ तक का घटा देंगे तो ये आगे वाली माप बच जाएगी जो पतंग के द्वारा तय की गई दूरी थी, जो 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बनाती है देखते समय, वो उस समय कितनी दूरी तय करती है ये हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें ये ज्ञात करना है। तो ये पूरी जो आधार वाली रेखा है, माप है, ये है, इसमें से ये आगे वाला आधार, इस त्रिभुज वाला जो आधार है वो हम लॉस कर देंगे, घटा देंगे, तो ये इधर वाली दूरी आ जाएगी। तो इसके लिए हमें इस समकोण त्रिभुज के अंदर भी आधार रेखा ज्ञात करनी है। तो अब हम आ जाते हैं समकोण त्रिभुज KPB, ये KPB त्रिभुज के अंदर आ जाते हैं। तो लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज KPB में, इसमें भी वही हमें लंब रेखा दी हुई है और आधार रेखा हमें ज्ञात करनी है, और लंब और आधार का अनुपात वही आपको बताया था मैंने, tan में या कोट में होता है। साइन, कॉस, सेक और कोसेक, इन चार को क्यों छोड़ रहा हूं मैं और tan या कोट को ही क्यों ले रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंब और आधार या आधार और लंब का अनुपात सिर्फ कोट या tan में होता है, तो आपको या तो कोट का अनुपात लेना है या फिर tan का लेना है। बाकी का अगर आप ले लोगे तो उनमें विकर्ण करण आएगा, और करण से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो tan या कोट ही लेना है। तो इसके अंदर KPB, इसमें भी हम tan लेते हैं। tan कितना लेना है यहाँ पर 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है जो आपको उस त्रिकोणमिति के अनुपात की सारणी में समझाया हुआ है, √3 या √3/1। तो √3/1 हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये √3/1। अब tan का मतलब क्या अनुपात होता है वो लिखते हैं, लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार। तो लंब है 28.5 मीटर/1, आधार है PB और बराबर √3/1। अब इनको हम वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये PB गुणा √3 हो जाएगा, PB √3 बराबर इधर 28.5 को 1 से गुणा करेंगे हम, तो 28.5 एकम 28.5 हो जाएगा, तो ये 28.5 मीटर आ गया। √3 को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें पूरी आधार रेखा ज्ञात करनी है ये, जबकि √3 गुणा हो रहा है तो इसको उधर ले जाते हैं हम। तो यहाँ पर PB का मान हो जाएगा, √3 का यहाँ पर भाग लगेगा, तो ये 28.5 मीटर/1 √3। अब √3 को और हटा देते हैं हम, क्यों? क्योंकि ये माप हमें उसमें घटाना है, और घटाएंगे तो ये √3 घटने में आपको परेशान करेगा, तो इस हर का हम परिमेयकरण कर लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी घटा सकते हो, आप में क्षमता होनी चाहिए। फिलहाल मैं √3 को हटा देता हूँ, सरल कर लेता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पर PB बराबर बटे में √3 है, ऊपर 28.5 मीटर है। मैं ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा कर देता हूँ, और वो समान संख्या या मान है √3 नीचे भी और √3 ऊपर भी, अंश और हर दोनों को गुणा कर देता हूँ, जिससे भिन्न का मान भी चेंज नहीं होगा और हर का परिमेयकरण भी हो जाएगा और घटाने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर ये √3 यहाँ पर भी लिख दिया, अंश में भी और ये हर में भी। अब देखिए नीचे तो √3 गुणा होकर 3 बन गया, तो ये PB बराबर नीचे तो क्या आ गया 3 और ऊपर 28.5 √3 मीटर आ गया।
28.5 में 3 का भाग देना है। अगर पूर्णतया ये कटती है, 3 का भाग जाता है तो आप काट लो, नहीं तो ऐसे रहने दो। तो ये भाग जा रहा है 28.5 में, क्योंकि 2 और 8 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो 28.5 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा 3 का। तो ये देखिए पी बी बराबर 3 का भाग दे रहा हूँ मैं, 3 9 27, 9 बार गया, 1 बचा, उतारेंगे 5, लेकिन 5 तो दशमलव के बाद में है, तो यहाँ पर भी दशमलव लगा देंगे। अब ये 5 उतारते ही 1 के पास मान हो गया 15, और 15 में 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, आगे अंडर द रूट 3, ऐसे कैसे रह जाएगा, ये अंडर द रूट 3 और ये मीटर। ये आ गया उस त्रिभुज का आधार, के पी बी का आधार। ये आ गई 9.5 अंडर द रूट 3 मीटर। अब हमें देखो ये दूरी है 9.5 अंडर द रूट 3 मीटर, और ये पूरी है 28.5 अंडर द रूट 3 मीटर। तो इसमें से अगर इसको हम घटा देते हैं तो इसकी जो एक्स्ट्रा दूरी है वो आ जाएगी, अर्थात ये जो जितनी ज़्यादा है वो बच जाएगी। तो इसके लिए हम पी आर रेखा ज्ञात करते हैं, या कटी पतंग के द्वारा तय की गई दूरी जो मेरी तरफ आ रही थी तो वो कितनी दूरी चलकर आई वो ज्ञात करने के लिए हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कटी पतंग द्वारा तय दूरी बराबर पूरी रेखा आर बी माइनस बी पी, आर बी माइनस बी पी, और आर बी रेखा पूरा माप है 28.5 अंडर द रूट 3 मीटर, माइनस ये पी बी रेखा है, ये रेखा है 9.5 अंडर द रूट 3 मीटर। दोनों के अंदर अंडर द रूट 3 अंडर द रूट कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। इस कटी पतंग द्वारा तय की गई दूरी को हम आर पी भी लिख सकते हैं। तो ये आर पी बराबर बच गई क्या, अंडर द रूट 3 कॉमन लेंगे तो 28.5 तो इधर बचेगा, 28.5 माइनस 9.5 इधर बचेगा, अर्थात 9.5, और ये अंडर द रूट 3 मीटर बाहर कॉमन ले लिया। 28.5 में से 9.5 घटाएंगे, इसका मतलब 28 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बच जाएगा। तो कटी पतंग द्वारा तय की दूरी बच गई, कितनी बची, 19। ये 19.0 भी कर सकते हैं, या 0 को रखो, चाहे मत लिखोगे क्योंकि दशमलव के बाद है। 5 में 5 गया 0, फिर दशमलव, 8 में 9 नहीं जाता, 9 का परमित अंक 1, 1 को 8 में जोड़ा 9 तो 9, और 2 में 1 गया तो 1, तो ये 19 अंडर द रूट 3 मीटर आ गई तय दूरी कटी पतंग द्वारा तय दूरी। ये 19 गुणा अंडर द रूट 3। अब अंडर द रूट 3 का मान आप चाहो तो रख सकते हो, और वो होता है अंडर द रूट 3 का मान 1.732 लगभग, तो ये लगभग लगा दिया। अब अगर इसको गुणा करेंगे 19 से तो 19 दूना 38 हासिल की 3, 19 तिया 57, 57 और 30 60 हासिल की 6, 19 तान 133, 133 और 6 139 हासिल की 13, और 19 से कम 19 और 13 हो गया 32, तो ये 32। दशमलव लगाना है इधर से 1 2 3 अंक छोड़कर, तो उधर से 1 2 3 अंक छोड़कर लगाएंगे तो यहाँ पर लगेगा, और ये मीटर लगभग, तो आ गया 32.908 या 32.99, या फिर ये एक प्रकार से 33 मीटर के आसपास है, लेकिन वास्तविक उत्तर यही है, आपको लिखना है। तो ये आ गया 32.908 मीटर, और लगभग लगा दो, लगभग, और ये उत्तर हो गया।
देखो एनसीईआरटी के नेम के अनुसार तो यहाँ पर ये 19√3 मीटर ही फाइनल आंसर है, क्योंकि एनसीईआरटी में √3 का मान पूरा पूरा नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये एक अप्रिमेय संख्या है और √3 का मान अगर निकालेंगे भी, वर्गमूल निकालेंगे 3 का, तो वो कभी भी पूरा पूरा नहीं आएगा, लगभग ही हमें निकालना पड़ेगा और लगभग आता है 1.732 1.732। तो ये लगभग मान हम काम में ले सकते हैं, अन्यथा यहीं पर आंसर लिख सकते हो आप, ये भी आंसर है। तो ये कटी पतंग द्वारा तय दूरी आ गई 32.908 मीटर। एक बार मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन था हमारा कि मैं एक उड़ती हुई कटी पतंग को देख रहा हूँ जो ज़मीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, बराबर ऊंचाई पर कटी हुई है, इसलिए वो इधर हवा के कारण मेरी तरफ आ रही है, बराबर बिल्कुल ऊंचाई पर, न ऊपर जा रही है न नीचे जा रही है, लेकिन मेरी तरफ आ रही है। जब मैं इसको प्रारंभ में देखता हूँ, पहले देखता हूँ, तो मेरी आँख से उस कटी पतंग का जो कोण है बीच में, उन्नयन कोण जिसे कहेंगे, क्योंकि ऊपर देख रहा हूँ मैं, उन्नति करता हुआ देख रहा हूँ, तो वो कोण बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन जैसे ही पतंग मेरे पास आएगी तो उस आँख का जो कोण है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे से ऊपर उड़ रही है, तो मुझे जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे ऊपर देखना पड़ेगा, तो कोण का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे पास आएगी वैसे बढ़ेगा। तो वो कोण बढ़कर हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री। मेरी जो ऊंचाई थी वो 1.5 मीटर है और पतंग की ऊंचाई, कटी पतंग की ऊंचाई जमीन से 30 मीटर है। तो हमें इस कटी पतंग के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। उस समय जब कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है तो वो कितनी दूरी तय की जिससे 30 से 60 हो गया, ऐसी स्थिति वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। मान लेते हैं प्रारंभ में यहाँ पर पतंग उड़ रही है, उड़ती हुई आ रही है, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, या कोई भी प्रेषक खड़ा है। यहां से मैं इसको देखता हूं तो ये क्षैतिज रेखा आंख से बना ली मैंने, और ये रेखा चली गई पतंग तक। तो ये बीच में जो कोण बना, ये कोण ये 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, वो 30 डिग्री मैंने ले लिया, 30 डिग्री था। फिर ये जब आगे आती है, इधर यहां पर आ गई, तो आंख से जो उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री हो गया। ये दूरी तय की, यहाँ पर स्थिति है, यहाँ पर आ गई, तो ये दूरी हमें क्या करनी है। देखिए मेरी ऊंचाई यहाँ पर 1.5 मीटर है, तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर रहेगी, तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर रहेगी। पूरी 30 मीटर की ऊंचाई थी पतंग की, उसमें 1.5 मीटर हम कम कर देते हैं, तो ऊपर वाली ऊंचाई 28.5 मीटर बचती है। ये 28.5 मीटर है, तो यहाँ पर भी 28.5 मीटर बचेगी, क्योंकि यहाँ पर 1.5 मीटर है। तो ये एक बड़ा समकोण त्रिभुज और एक ही छोटा समकोण त्रिभुज बन गए ये दोनों। हमें इन दोनों समकोण त्रिभुजों से मतलब है, क्योंकि मेरे से यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी कुल दूरी है पतंग की नीचे। तो इसका आधार ज्ञात कर लेता हूं मैं। फिर इस यहां पर जब पतंग आ जाता है तो यहां से ये दूरी है, इस पूरी दूरी में से मैं ये दूरी घटा दूंगा तो वो दूरी बच जाएगी। तो यहां पर इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हमें आधार ज्ञात करना है। लंब यहां पर 28.5 मीटर दिया हुआ है, कोण यहां पर दिए हुए ही हैं, लंब ज्ञात करना है। लंब का जो आधार का जो अनुपात होता है वो tan में या कोट में होता है, तो मैं tan का अनुपात यहाँ पर जोड़ देता हूँ। पहले समकोण त्रिभुज NRB के अंदर tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, और tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पर 28.5 मीटर और आधार है RB रेखा, ये पूरी रेखा, तो ये RB रख दिया। वज्र गुणा करता हूँ तो RB कम RB और √3 गुणा 28.5, तो ये आ गई इसका आधार, इस समकोण त्रिभुज का आधार आ गया। फिर लेता हूं मैं ये समकोण त्रिभुज के PB, समकोण त्रिभुज के PB में भी वही tan लेना है हमें, लेकिन tan यहाँ पर 60 डिग्री लेना है, क्योंकि कौन 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर होता है √3/1। tan का मतलब लंब बटे आधार, इसमें लंब है KP और आधार है PB। KP जो मान है वो 28.5 मीटर है, वो रख दिया, और PB यहाँ पर मान ज्ञात करना है, उसको ऐसे रहने दिया, √3/1 के अनुपात में इसको रख लिया। वज्र गुणा करते हैं तो PB गुणा √3 और 28.5 है कम 28.5। √3 को इधर लाएंगे तो 28.5 में इसका भाग लगेगा, क्योंकि गुणा से जाएगा तो भाग लगेगा। यहाँ पर इसका हर का परिमेलन करते हैं, √3 को उठाते हैं 3 के, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। नीचे √3 गुणा होकर √3 हट जाएगा, 3 आ जाएगा, और ऊपर 28.5 √3 रहेगा, तो ये इसकी दूरी आ जाएगी। जबकि 3 का भाग जा रहा है तो हम काट भी सकते हैं। 3 नाम 27, 9 बार गया, 1 बचा, 15 हो गया, पॉइंट लगाकर
तो 15 में 5 बार गया 3 का भाग, तो 9.5 √3। ये दूसरे समकोण त्रिभुज के अंदर आधार आ गया। अब इस पूरी दूरी के अंदर यहाँ वाली दूरी में से ये दूरी घटाते हैं तो वो दूरी एक्स्ट्रा है वो बच जाती है। जैसे इस चौक के उदाहरण से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पूरी दूरी है 30 मीटर, 30 मीटर क्या 28.5 √3 मीटर है पूरी। अब इसमें से यहाँ तक की दूरी, इसके पीछे वाली दूरी का हमें पता है जो 9.5 √3 मीटर है, तो ये आगे वाली कितनी बची, तो मैं इसको हटा देता हूँ, घटा देता हूँ पूरी में से, ये बच जाएगी। तो ये जो पूरी माप है उसमें से ये कम कर देता हूँ मैं, तो आगे वाली बच जाएगी। जो यहाँ पर देखिए कटी पतंग द्वारा तय दी हुई पूरी RB माइनस BP, पूरी RB 28.5 √3 और BP है 9.5 √3। इसमें से घटाते हैं तो √3 कॉमन है, जो इधर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 28.5 माइनस 9.5, 28.5 में से 9.5 जाता है तो बचता है 19, और √3 गुणा में ही है तो ये 19 √3 हो गया। 19 गुणा √3, √3 का मान होता है 1.732 लगभग, वो मैंने 1.732 लगभग यहाँ पर रख के गुणा कर लिया तो आ गया 32.908 मीटर लगभग। तो ये कटी पतंग के द्वारा तय दूरी आ गई 32.908 या 32.99 मीटर। तो ये बहुत ही रोचक आनंदित करने वाला क्वेश्चन आपको मैंने समझाया। बच्चों को ये पतंग वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। क्लास के अंदर भी मैं कटिंग पतंग के बारे में बताता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है ये क्लास के अंदर पतंग उड़ती हुई, छात्र उड़ाते भी हैं, इसलिए तो मैं मानता हूँ कि ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ गए होंगे, और भी आपको अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस पतंग वाले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझना, घर पे निकालना और तैयार करना। अब मैं एक सरसमिका वाला सिद्ध करने वाला क्वेश्चन और ले लेता हूँ, तो फिलहाल इसको मैं मिटान देता हूँ। आप अच्छी तरह से देख लेना, उतार लेना इस चित्र को, डायग्राम को, और घर पे इसको हल करके बार बार देखना जिससे ये तैयार हो जाए। तो मिटाता हूँ मैं इसको। देखो, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के अंदर आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज से 13 साल पहले वाला बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, और जो 2007 के अंदर 2007 में वो क्वेश्चन आया था। बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है, रोचक क्वेश्चन भी है, और वो है कोसेक पावर 6 थीटा माइनस कोट पावर 6 थीटा बराबर सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर होता है। तो बहुत ही अच्छा सिंपल सरल सा क्वेश्चन है जो आपको बताता हूँ, ध्यान देना। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सिद्ध कीजिए क्या कि कोसेक पावर 6 थीटा माइनस कॉट पावर 6 थीटा बराबर 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉट स्क्वायर थीटा। BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 2007 में ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही इजी सरल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आराम से आ जाएगा, बहुत ही इजी है, त्रिकोणमिति। इस क्वेश्चन के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बायां पक्ष लेते हैं, अर्थात LHS लेते हैं। LHS है कोसेक पावर 6 थीटा माइनस कॉट पावर 6 थीटा। यहाँ पर देखिए इसके 6 घात है। अगर हम कोई सरसमिका लगाना चाहें तो आपने सरसमिकाएं पढ़ी है a² माइनस b² या a³ माइनस b³, 3 घात तक की आपने सरसमिकाएं पढ़ी है। जबकि यहाँ पर ये 6 घात वाली सरसमिका क्या है ये आपके समझ में नहीं आता, तो हम इसे भी a² माइनस b² या a³ माइनस b³ का रूप देने की कोशिश करते हैं। तो ये a³ माइनस b³ में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो आप, कोसेक पावर 2 अर्थात कोसेक स्क्वायर का अगर मैं होल क्यूब कर दूं तो 3 दूना 6 घात हो जाएगी, ये ऐसे कैसे रहेगा, माइनस यहाँ पर कोट का भी, कोट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर देता हूँ तो 3 घात बाहर और 2 घात अंदर, तो 3 दूना
6 घात हो गई है, वो का वही है। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का रूप बन गया। ये देखो इसका क्यूब और इसका भी क्यूब है, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का रूप ले लिया इसने, और a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सरसमिका के अकॉर्डिंग इसको हम खोल देते हैं, तो इसका विस्तार रूप हो जाएगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सरसमिका क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो चूंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और गुणा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये सरसमिका है। इसके अनुसार हम इस पक्ष को भी खोल देंगे, इसका विस्तार रूप कर देंगे, जिससे ये हल आसानी से हो जाएगा। तो वो सरसमिका आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर प्लस वाली सरसमिका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2 होल क्यूब वाली सरसमिकाएं भी हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, और अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab गुणा a माइनस बी, जो बाद में बताएंगे आपको। तो फिलहाल इस सरसमिका इसको खोलते हैं। ए का रूप है कोसेक स्क्वायर और बी का रूप है कॉट स्क्वायर, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, ये देखिए ए स्क्वायर कौन, ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी कौन है, ए है कोसेक स्क्वायर, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी कौन है, कॉट स्क्वायर, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर अर्थात कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी अर्थात कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है कॉट स्क्वायर, तो ये कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सरसमिका अपने को मैंने बताई थी त्रिकोणमिति की, ए स्क्वायर ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो उनमें कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, जो यहाँ पर देखिए ये वही है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो उसके अनुसार हम इसको छोड़ देते हैं, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, गुणा यहाँ पर क्या बच रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और पहले ये लिख लेता हूँ मैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ये 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका मान है। 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा। अब देखिए आपको जो सिद्ध करने वाला पक्ष RHS है वो देखना है, वो उसमें क्या है, क्या मान है, आपको क्या लेकर आना है, ये तो ध्यान में रखना ही है। यहां पर आपको लेकर आना है 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, कितने कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर। इसका मतलब 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो हमें लाना ही लाना है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो पक्ष सिद्ध नहीं होगा, वैसा रूप नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन भी सिद्ध नहीं होगा। तो हमें 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर लेकर आना है, ये कैसे लाएं, ये मेन पॉइंट है। जबकि वर्तमान में जो हमारा पक्ष चल रहा है उसके अंदर हमारे पास कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो है, लेकिन एक ही है। यहां पर कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, यहां पर भी कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, लेकिन वहां पर कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर कितने हैं, 3 है, जबकि यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 ही, एक ही है। तो इसका मतलब 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर करने के लिए हमें 2 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर की और आवश्यकता है, वो अगर मिल जाए तो ये 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाता है। तो आपको पता है 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो बनने पड़ेंगे, इसको यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं 2 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर उधार लेकर जोड़ देते हैं, अर्थात जो आवश्यकता है हम वो उधार मांग लेते हैं और फिर वापस चुका देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस 1 से गुणा करने पर तो ऐसे कैसे रह गया, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा,
ये 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर बने, उसके लिए हमें 2 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर की और आवश्यकता है। तो ये लो मैं 2 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा जोड़ देता हूं। ये मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया, जोड़ दिया। अब अगर मैं ऐसे ही करके छोड़ दूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं। कैसे हो सकते हैं ऐसे ही मन मर्जी थोड़ी जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने अभी बताया कि आप उधार ले लो और उधार लेके वापस चुका दो, अर्थात 2 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस कर दो और 2 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर माइनस कर दो। तो यहाँ पर हमें माइनस करना जरूरी, चुकाना जरूरी। तो ये 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में क्या कर देता हूँ, वापस माइनस कर देता हूँ। इसका मतलब ये आया उतना ही ये जा रहा है, प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है। तो ये यहाँ तक का ही है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर उधार लेने से हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर ये माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर और ये कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, ये तो मिलकर 3 हो जाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर इनटू में है ये 1 और ये 2 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, ये मिलकर 3 हो जाएंगे। और इनको हम देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर ध्यान दो, कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का वो लिखता हूं मैं 2 कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉट स्क्वायर थीटा। और ये जो है ये दोनों मिलकर हो गए कितने, 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर इसकी तरह। तो ये प्लस के हो गए 3 कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो हमारा लक्ष्य था कि 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर आए वो यहाँ पर आ चुके। अब रही बात इनकी, ये क्या है इसको देखना है। तो देखिए आपने सरसमी का पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो तो उसका शॉर्ट रूप हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये उसी सरसमीका के अनुसार है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का रूप है। तो मैं यहाँ पर वो सरसमीका लिखता हूँ, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है तो इसका शॉर्ट रूप होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके अनुसार अगर इसको देखा जाए तो ये भी उसी रूप में है। कैसे, देखो शॉर्ट में आपको बताता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इसका क्या मान है पूरा, वो है यहां से यहां तक का ये सारा मान यहां तक का, ये अकेले इस सरसमीका में आ गया। कैसे, खोल के बताता हूं मैं आपको। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला रूप बन रहा है। ये a है, ये b है। इसको मैं वापस खोलूं तो इसका वर्ग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a का वर्ग अर्थात कोसेक स्क्वायर का वर्ग, कोसेक स्क्वायर का वर्ग कोसेक पावर 4, या ये कोसेक स्क्वायर का वर्ग हो गया, ये कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab अर्थात माइनस का 2 गुणा कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर। तो ये माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर ये रहा, प्लस का b स्क्वायर प्लस का कोट स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब कोट पावर 4, तो ये रहा कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब आप इसका विस्तार रूप करके देखना, ये यहां से यहां तक का यही आएगा, कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर और प्लस कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही मान आएगा। तो हम इसको संक्षिप्त रूप में कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं। आगे हमारे पास 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, जो हमारा लक्ष्य था कि 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर आए वो हो गए। अब आपको फिर से मैं बताता हूं कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर त्रिकोणमिति की सरसमीका है, उसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो फिर से यहाँ पर एक बार मैं संकेत में लिख देता हूँ, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अतः ये क्या हो गया, 1 हो गया पूरा का पूरा। 1 और बाहर वर्ग है तो वर्ग लगा दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 ही होगा। प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग 1 होता है। तो ये 1 प्लस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, जो
वो पक्षता आ गया। अतः LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो गए? बराबर। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है, इति सिद्धम जिसको कहते हैं संस्कृत में। तो ये सिद्ध हो गया। तो बहुत ही सरल सिंपल सी ये त्रिकोणमिति की सरसमीका थी जो मैंने आपको सिद्ध करके बताया। अब एक बार मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। देखो हमारा क्वेश्चन था बोर्ड 2007 के अंदर आया हुआ 7 में, और था क्वेश्चन कोसेक पावर 6 थीटा माइनस कोट पावर 6 थीटा बराबर सिद्ध कीजिए 1 + 3 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर। तो हम सबसे पहले LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में है कोसेक पावर 6 थीटा माइनस कोट पावर 6 थीटा। अब कोसेक पावर 6 और कोट पावर 6 की कोई सरसमीका तो है नहीं 6 घात वाली, तो हम क्या करते हैं 3 घात बाहर ले लेते हैं, 2 घात अंदर रखते हैं दोनों के अंदर ही। तो वो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर का होल क्यूब माइनस कोट स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि 3 घात अंदर, ये 3 घात बाहर 2 घात अंदर है, तो 3 दूना 6 घात होगी। तो वो भी कोसेक पावर 6 है, और माइनस कोट पावर 6 ये है, क्योंकि 2 घात अंदर 3 घात बाहर है। तो रूप बन गया कोसेक स्क्वायर का होल क्यूब माइनस कोट स्क्वायर का होल क्यूब। अब हम इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में विस्तारित करते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब का रूप बन गया, और a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a की जगह जो है उसका और b की जगह जो उसका है उसका मान रख दो, माइनस तो माइनस में और प्लस है तो प्लस में करके, कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इंटू a स्क्वायर प्लस का a b प्लस का b स्क्वायर होता है। तो a और b की जगह है कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर, तो हम कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिख देते हैं, गुणा a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर गुणा कोट स्क्वायर, अर्थात ab और प्लस b स्क्वायर, b की जगह है कोसेक स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये रूप बन गया कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर गुणा कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर और प्लस कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो त्रिकोणमिति की सरसमीका कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर जो 1 होता है वो तो यहाँ पर चला जाएगा, 1 आ जाएगा उसका, और जो गुणा में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी बच गया कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर सिर्फ 1 है, जबकि सिद्ध करने वाले के अंदर 3 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर हमें लाना ये जरूरी है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक तो ये सिद्ध नहीं होगा। तो कैसे हमारे 3 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर बने, उसके लिए हमें क्या करना पड़े? तो सीधी सी बात है 2 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर और जुड़ते हैं हमें। जब तक नहीं होंगे तब तक 3 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर नहीं होगा, तो हम 2 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर प्लस कर देते हैं। अब प्लस किया तो हमें उतना का उतना मान करने के लिए, रखने के लिए वापस माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब हमने उधार लिया तो वापस चुकाना पड़ेगा। तो माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर मैंने वापस घटा दिया, जिससे ये वापस चुका दिया। अगर आप ये माइनस नहीं करोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उधार ले और चुकाएं नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो 2 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर जोड़ा, 2 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर घटा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर और कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इन तीनों को मैंने जब यहाँ पर एक जगह लिखा तो इसका मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सरसमीका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर वाली सरसमीका का ये विस्तार रूप है, और उसको हम संक्षेप में लिखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको भी संक्षेप में लिख देते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह है कोसेक स्क्वायर, तो ये कोसेक स्क्वायर लिख दिया, माइनस b की जगह है कोट स्क्वायर, तो ये कोट स्क्वायर कर दिया, और इनका होल स्क्वायर प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर, ये जुड़कर हो ही गया था यहाँ पर, ये दोनों जुड़कर, तो ये 3 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर हो गया। अब फिर से देखिए तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। तो ये मान 1 हो गया, और 1 का वर्ग, तो ये 1 का वर्ग प्लस 3 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर, ये 3 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ये 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर हमारा RHS आ गया। तो इस प्रकार से LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर हो गए। और जब ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो ये प्रश्न सिद्ध हो जाता है, अर्थात ऐसे क्वेश्चन सिद्ध हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके ये कुछ समझ में आया होगा।
और अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आप बार बार प्रयास करोगे, देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अपनी थिंकिंग या साइकोलॉजी ये मत रखना कि ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन ऐसे कठिन होते हैं। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको भले ही ये चेन ना आए, लेकिन है बिल्कुल ईजी, और अगर आप कोशिश करोगे तो आपको भी आने लग जाएंगे और आपके लिए भी बहुत ही सरल सिंपल बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने पहले साइकोलॉजी चेंज करनी होगी और उसके बाद में थोड़ा सा प्रयास करना होगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान है ये। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझोगे, रफ कॉपी के अंदर घर पर आप बार बार निकालोगे, अपने महत्वपूर्ण समय को काम में लोगे। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। कल आपके लिए कुछ दूरी ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन और सरसमिका वाले क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए वो लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखना, समझना। अगर कोई इसमें मिस्टेक हो, गलती हुई हो किसी भी कहीं पर भी पॉइंट में, तो आप हमें ज़रूर अवगत कराना, क्योंकि मिस्टेक होना नॉर्मल बात है, किसी से भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अध्यापक से गलती नहीं होती। तो आप उसको देखना, अपने स्तर पर सुधार लेना और हमें भी बताना कमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप से या फिर कॉल करके। अगर और कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आप बताइए, हम ज़रूर उसका हल करने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जिससे आपको सूचना समय समय पर मिल सके कि हमने आपका ये वीडियो डाल दिया है, आपके लिए भेज दिया गया है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।